ग्लोसरी क्लासेज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का एक संग्रह को लेकर के आए हैं। हम पहले ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं कि SCERT का मतलब बिहार सरकार के जो सरकारी स्कूल में जिस पुस्तक को पढ़ाया जाता है, हम उस पुस्तक को लेकर के आपके सामने आए हैं। हम उसमें आज जो है पर्यावरण के खंडों की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम NCERT के खंड का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हमारे YouTube चैनल में आप जाइएगा तो CTET EVS करके वहाँ होगा, उसमें बॉक्स के अंदर जाइएगा तो आपको NCERT का मिल जाएगा। ये जो पुस्तक है पर्यावरण, इसी को लेकर के इसमें जितना फैक्ट है हमने सारा का अध्ययन किया है। आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, टोटल का हमने जो है अध्ययन किया है, अच्छे से अध्ययन किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया है। इसका PDF भी है, जिनको चाहिए वो हमारे WhatsApp नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8409858217। इस पर संपर्क करके इसका PDF मिल जाएगा। NCERT का भी मिल जाएगा आपको, और बिहार सरकार के स्कूल का भी मिल जाएगा। क्लास 10th तक का जो भी EVS है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर है, वो सारा का सारा आपको PDF अंडरलाइन किया हुआ मटेरियल आपको उपलब्ध हम करा देंगे। आप हमसे संपर्क स्थापित कीजिए, लेकिन उसका डिटेल से हम YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे उसका वीडियो। और इसी कड़ी में आज हम क्लास 5 का करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 4 का करेंगे, फिर क्लास 3 का करेंगे। चूँकि 1 to 5 में क्लास 3, 4 और 5 में EVS की पढ़ाई होती है सरकारी विद्यालयों में, और उसी तरीके से सेंट्रल विद्यालय में भी NCERT की पढ़ाई की जाती है 3, 4, 5 में। तो आज हम एक वीडियो में लेकर के आएंगे संपूर्ण कक्षा 5 का पर्यावरण SCERT, जो चेयरमैन सर के द्वारा कहा गया है, जो SCERT से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो यहाँ से सवाल बनता है हम उसको लेकर के आपके सामने आए हैं। चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ और अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, कक्षा 5 यहाँ हम लिख चुके हैं। कक्षा 5, इस पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम, भाग 3 है। ये भी ध्यान रखना है, क्या है? भाग 3। ऐसा न हो जो पुस्तक का जो ऊपर का कवर है उस पर जो कुछ लिखित है उसी से सवाल पूछ दे। तो यह जो पर्यावरण और हम है, यह भाग 3 है। हम एक बार फिर दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भाग 3, तो भाग 3 है ये। तो यहाँ ध्यान रखना है, भाग 3 क्लास 5। भाग 2 जो है वह भी देख लीजिए। भाग 2 हो गया किस क्लास का? 4 क्लास का। सॉरी, भाग 2 ये 4 क्लास का हो गया। भाग 1 जो है वह 3 क्लास का है, 3 क्लास का। और भाग 3 जो है वो 5 क्लास का। तो देख लीजिए एक बार और, भाग 1 3 क्लास, भाग 2 4 क्लास और भाग 3 5 क्लास। और इस पुस्तक का जो नाम है वो है पर्यावरण और हम। यहाँ से सवाल बनता है, इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलिए, SCERT की पुस्तक है ये। इसमें कुल 21 अध्याय है। ये जो क्लास 5 का जो EVS है, इसमें कुल 21 अध्याय है। इस 21 अध्याय से जो भी तथ्य बनता है हम उसको लेकर के आपके सामने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जिक्र था राज्य और राजधानी का। किसका? राज्य और राजधानी। भारत की राजधानी दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली। कब बनी थी भारत की राजधानी दिल्ली? 1912 ईस्वी में। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। इसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आई थी, तो उसी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो 1911 ईस्वी में यह घोषणा की गई थी कि जो भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली होगी। तो 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली बना। तो वही दिल्ली है, ये सबको याद ही होगा। बिहार, जिस बिहार में हम रहते हैं, यह बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। इसको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। सिक्किम, इसकी राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। एक बार पुनः ऊपर से आते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। तो हम लोग याद करने के लिए ब्लैक बोर्ड पे आए हैं, ना कि पढ़ने के लिए आए हैं। आज हम लोगों को समझना है, याद करना है, और यहीं आज 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। इस हिसाब से पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं दार्जिलिंग। देखिए, यह जो पहला चैप्टर है ना, पर्यावरण हमका, उस चैप्टर का नाम ही है पटना से नाथुला की यात्रा। तो पटना से नाथुला की जो यात्रा होता है, तो बीच में जलपाईगुड़ी आता है, बीच में दार्जिलिंग आता है, फिर बीच में गंगटोक आता है, और फिर हम लोग नाथुला दर्रे की ओर, जो ये चैप्टर की कहानी है, वहाँ बढ़ते हैं। तो उस बीच में जो जो कहानी है, जो जो फैक्ट परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उसी फैक्ट को लेकर के हम आपके सामने हैं। तो उसमें चर्चा है राज्य और राजधानी की, और दार्जिलिंग की भी चर्चा है। तो दार्जिलिंग के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बना है, उसको हम लोग देख रहे हैं। दार्जिलिंग किस राज्य में है? यह पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग क्या है? यह एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। क्या, कौन सा स्थल है? सुंदर पर्वतीय स्थल है। दार्जिलिंग में जो कुली है ना, कुली किसको बोलते हैं? रेलवे स्टेशन पर, जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं ना, तो रेलवे स्टेशन में देखिएगा, सामान धोकर जो ले जाता है ना, सामान उठाकर जो यात्री का ले जाता है, उसको कुली बोलते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर भी जो लोग चढ़ाई करने जाते हैं, तो वहाँ भी अगल बगल में बहुत सारा कुली रहता है। तो हम दार्जिलिंग में कुली को क्या कहते हैं वो बताते हैं आपको। दार्जिलिंग में कुली को सिरदार कहा जाता है। यह फैक्ट अगर पूछ दिया जाएगा तो कितना विद्यार्थी क्या हो जाएगा, कहेगा जो आउट ऑफ सिलेबस पर्सन पूछ दिया है। तो याद रखना है, सिरदार को किसको कहते हैं? दार्जिलिंग में कुली को सिरदार कहा जाता है। फिर दार्जिलिंग में किस लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, दार्जिलिंग में कौन कौन सा स्थल है? देखिए, यहाँ पर जो है लॉयड बॉटनिकल गार्डन है। तो लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है। नेक्स्ट, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है। कहाँ? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है? तो दार्जिलिंग में। तो ये जो जितनी चीज़ों को हमने देखा है, ये सब कहाँ पाया है? दार्जिलिंग से संबंधित फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दार्जिलिंग से आगे बढ़ेंगे, कंचनजंगा की ओर चलते हैं। कहाँ पे? कंचनजंगा। ध्यान से देखना है, ये कंचनजंगा कहाँ है? तो देखिए, कंचनजंगा सिक्किम में है। जिस भारत की, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। जो भारत का एक राज्य है सिक्किम, उसकी राजधानी गंगटोक है। उसी सिक्किम में एक स्थल है, उसका नाम है कंचनजंगा। ये कंचनजंगा क्या है, विस्तार से हम बता रहे हैं। कंचनजंगा क्या है? एक पहाड़ है, एक चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। विश्व का कितना नंबर का? तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, और हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8586 मीटर। ये याद रखना है, पूछ सकता है। उस ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। तो बस इतना ही चीज़ कंचनजंगा से याद रखना है ध्यान से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन है, उसको अब हम लोग अच्छे से देखेंगे। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट, इसका नाम आप लोग सुने होइएगा। यह माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। दूसरी पर्वत है, चोटी है K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, जो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है लेकिन हमारा ही है। तीसरा है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। तो आप देखिए, पहला माउंट एवरेस्ट हो गया सबसे ऊंची चोटी, दूसरा K2 हो गया, तीसरा कंचनजंगा। तो कंचनजंगा तीसरा नंबर पे आ गया। नेक्स्ट, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। कहाँ? एक कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। समझ गए? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी कंचनजंगा की, इसको ध्यान में रखना है। यह बायोस्फीयर रिजर्व है, विश्व नेटवर्क से, यूनेस्को जो है विश्व के नेटवर्क से यह जुड़ा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आइए इस खंड को हम लोग एक बार और देखते हैं, चूँकि याद करना है। भारत, तेज़ी से देख लेते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है,
बिहार की राजधानी पटना है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है, यह एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। दार्जिलिंग में कुली को सिरदार कहा जाता है, यहाँ चाय की खेती होती है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भी दार्जिलिंग में है। फिर हम कंचनजंगा को देखे थे, कंचनजंगा को जो सिक्किम में है, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे देखे हैं जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी को ना माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, दूसरा है K2 8611 मीटर, तीसरा है कंचनजंगा 8586 मीटर। अब देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, स्थापना हुआ था 1977 में, जो बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इतना चीज़ों को हमने विस्तार से देखा। यहाँ बहुत सारा तथ्य बनता है और निश्चित रूप से परीक्षा में यहाँ से सवाल रहेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को। और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम कोई भी चीज़ अपलोड करें तो आप तक जल्दी पहुँच पाए, आपको इसकी सूचना फ़ौरन मिल जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम आपके साथ हैं। बीपीएससी की तैयारी के लिए जो भी बेहतर से बेहतर तरीका होगा सफल होने के लिए, हम उसको अपनाने का काम किए हैं, न कि हमको विद्वान बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। कितनी ऊंचाई है? 8586 मीटर है। नेक्स्ट है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट याक एक जानवर है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और याक के शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, इसीलिए याक को ठंड कम लगती है। बर्फीली जगह में पाए जाने के बावजूद भी इसको ठंड कम लगती है क्योंकि इसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। नेक्स्ट एवरेस्ट। ये जो माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर पहले था, जब भारत और नेपाल, भारत प्लस नेपाल मिल करके इसकी ऊंचाई को नापा था तो 8848 मीटर था। लेकिन आज जो है नेपाल किसके साथ? चीन के साथ मिलकर इसकी ऊंचाई नापा है तो 8850 मीटर हो गया। समझ गए ना? 8850 2 मीटर बढ़ा है। नेपाल में भूकंप आया था कुछ दिन पहले 16-17 में, उसी का परिणाम हो सकता है। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल जो माउंट एवरेस्ट से पूछा जाएगा वह यह है कि 1953 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1953 ईस्वी में तेनजिंग नोर्गे कहाँ का था? यह हमारा देश भारत का निवासी था। तेनजिंग नोर्गे, भारत का तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी। भारत का कौन? तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी ने 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाला कौन था? तो भारत का तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी था। सन 1953 ईस्वी की यह घटना है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है VVI। नेक्स्ट, अब हम लोग तेनजिंग नोर्गे के बारे में जानेंगे। क्यों जानेंगे? हमारा देश भारत का यह निवासी है, इसीलिए हम इसको कैसे छोड़ देंगे? कहीं इससे सवाल पूछ दिया जाए बीपीएससी में। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वह तिब्बत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिब्बत में। लेकिन इनका जो बचपन गुजरा ना वह नेपाल में गुजरा, और जब नेपाल में थे उसी समय माउंट एवरेस्ट से इनका रिश्ता बढ़ा। समझ गया ना? अब देखिए, यह मूल निवासी कहाँ के थे? तो हमारे भारत का यह निवासी है। नागरिकता कहाँ के लिए इन्होंने? तो भारत का मूल निवासी थे ये भारत के। तो तेनजिंग नोर्गे के बारे में इतना तथ्य है। आइए हम एक बार और तेज़ी से ऊपर से आते हैं। जैसे हमने इस पार्ट को देखा, इस पार्ट को भी एक बार और देखते हैं, आपको याद हो जाएगा इसी क्लास में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586 मीटर, नंदा देवी 7816 मीटर, और नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। याक जानवर है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है, लंबे लंबे इसके शरीर पर बाल होता है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर पहले ऊंचाई थी, अभी 8850 मीटर। जो ऑप्शन में आए टिक लगा देना है। यह नेपाल में है
और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं नेपाल में? सागर माथा। और 1953 में तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी इस पर्वत पर चढ़ाई की। और तेनजिंग नोर्गे का जन्म तिब्बत में हुआ, बचपन नेपाल में गुजरा, निवासी कहाँ के थे? भारत के थे। और इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो 1947 में बोगडी नोरबू, ये बोगडी नोरबू नामक व्यक्ति की जान बचाई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान ये गिर गए थे, तो इनकी जान किसने बचाया था? तेनजिंग नोर्गे ने बचाया था। बोगडी नोरबू की जान बचाई थी, यह भी पूछा जा सकता है, जो बोगडी नोरबू की जान किसने बचाई। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। पर्वतारोही अपने साथ क्या क्या लेकर पहाड़ पर जाते हैं? पर्वतारोही जो है अपने साथ पहाड़ पर क्या क्या लेके जाते हैं साथ में? सबसे पहले एक टेंट लेकर जाता है, रस्सी होना चाहिए। टेंट है तो रस्सी होना चाहिए, रस्सी है तो उसमें औजार होना चाहिए कुछ, औजार के बाद पर्याप्त भोजन होना चाहिए खाने पीने के लिए, ये भी साथ में ले जाता है। पानी भी ले जाता है, गर्म कपड़ा भी साथ में ले जाया जाता है, और हाथ में ठंडा ना लगे इसके लिए दस्ताना भी ले जाने का काम करता है। और रात में सोने के लिए स्लीपिंग बैग का भी इस्तेमाल करता है, ये भी इसको भी ले जाते हैं वो लोग। आँख को नुकसान ना हो इसके लिए वो चश्मा ले जाते हैं। और टोपियाँ, गर्मी का टोपी अलग, सर्दी का टोपी अलग, मतलब वहाँ के मौसम के अनुसार जो है टोपियाँ यहाँ से ले जाया जाता है, समझ है ना। तो इतनी सारी चीज़ों को जो है एक पर्वतारोही अपने साथ लेकर पर्वत पर चढ़ते हैं। आप सोच लीजिए उनके पीठ पर कितना वज़न रहता होगा। आगे बढ़िए, उनके साथ कितना वज़नदार सामान लेकर के वो जाते हैं। अब गंगटोक, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, जो समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। कितना ऊंचाई पर? 6000 फीट। 6000 फीट की ऊंचाई पर है कौन? गंगटोक। और यह सिक्किम की राजधानी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं एवरेस्ट पर। कहाँ पे? एवरेस्ट। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत की वो कौन पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की? उसको देखे हम लोग, बछेंद्री पाल, 1984 में। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को मिल जाएगा, बोर्ड का पिक भी मिल जाएगा। इससे पहले जो हम लिखे थे उसका भी मिल जाएगा, इसका भी फ़ोटो ले लिया गया और इसका भी मिल जाएगा आपको। चलिए आगे देखिए, यहाँ देख रहे थे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984 में चढ़ने का काम की थी। नेक्स्ट है बिहार। बिहार की पहली पर्वतारोही, बिहार की पहली पर्वतारोही कौन है? तो निरुपमा अग्रवाल। यह बिहार की पहली पर्वतारोही है, निरुपमा अग्रवाल। इसी को कभी कभी पांडे भी लिखा जाता है, निरुपमा पांडे भी आ जाएगा, यही है। 2011 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार का परीक्षा है और यह बिहार की बेटी है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसको ध्यान में रखना है। आगे हम सिक्किम के बारे में पहले जानकारी हम बता चुके हैं, लेकिन कुछ 2-3 तथ्य रह गए थे, उसको हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्किम में की जो मुख्य नदी है ना, मुख्य नदी वह है तीस्ता। सिक्किम की जीवन रेखा है तीस्ता। क्या? लाइफ साइकिल है, जीवन रेखा है सिक्किम की। और सिक्किम में जो जनजातियाँ पाई जाती है उसको देखिए, कौन कौन सी जनजाति है? लेप्चा है, नेपाली जनजाति है और भूटिया जनजाति है। तो यह सब जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गंगटोक। इसके बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन कुछ बाकी रह गया था। तो सिक्किम की यह राजधानी है गंगटोक, जो समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है, ये बता चुके थे। यहाँ देखना है, यहाँ एक रूमटेक मोंटेसरी स्थल है, रूमटेक मोंटेसरी, जिसको करमापा कहा जाता है। यह स्थल बौद्ध धर्म गुरु का निवास स्थान है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध धर्म गुरु का जो निवास स्थान है रूमटेक मोंटेसरी, मतलब करमापा गंगटोक में पाई है, इसको ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नाथुला के बारे में जानते हैं। हम पहले भी बता चुके, तो इस चैप्टर का जो नाम था वो क्या था? पटना से नाथुला। तो हम लोग बिहार की राजधानी पटना से आगे बढ़े थे, दार्जिलिंग होते हुए, सिक्किम होते, गंगटोक होते हुए अब हम लोग नाथुला पहुँचे हैं। तो नाथुला में क्या है?
नाथुला जो है समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसको ध्यान रखना है, कितनी ऊंचाई पर? 14,500 फीट की ऊंचाई पर नाथुला है। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए, नाथुला का जो रास्ता है वो प्राचीन काल में सिल्क मार्ग था। सिल्क मार्ग था प्राचीन काल में, यही नाथुला इसी दर्रे से होकर। दर्रा किसको बोलते हैं? बर्फ की जो सकड़ी गली होती है पहाड़ों के बीच में, उसी को दर्रा कहा जाता है। चलिए आगे, नाथुला का रास्ता सिल्क मार्ग था, ठीक है, इसको देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, चीनी यात्री इसी मार्ग से चलकर हमारे देश भारत आते थे। जो भी चीनी यात्री हमारे देश में आए वो नाथुला दर्रे से होकर आते थे, चाहे वो हमारे देश में विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए आए हों, अध्ययन करने के लिए आए हों, घूमने के लिए आए हों। उसी तरीके से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय हो या नालंदा विश्वविद्यालय हो या बोध गया जो बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है, तो इन सारे जगहों पर जो चीनी यात्री हमारे देश में आते थे वो नाथुला दर्रे के रास्ते से ही आते थे। चलिए आगे, अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यह पहला अध्याय था, यहाँ तक जो है क्लास 5 का पहला चैप्टर जो था पटना से नाथुला की यात्रा, जो पूरे पर्यावरण में मतलब कक्षा 5वीं का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है पर्यावरण का, उसमें पहला चैप्टर से लगभग 30 प्रश्न जो है बन रहे हैं, और अदरवाइज जो रेस्ट चैप्टर है वहाँ से थोड़े कम प्रश्न बनते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए पहली अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण था, जहाँ तक हम लोगों ने अभी अध्ययन किया, और आगे चलते हैं वो अभी महत्वपूर्ण है। देखिए, घर में खेले जाने वाले खेल कौन सा ऐसा, अब हम लोग खेल को देख रहे हैं। खेल के बारे में ये देखना है कि एक खेल है घर में खेलने वाला और दूसरा है घर से बाहर खेले जाने वाला। तो दोनों खेल को हम लोग अभी देखेंगे, चूँकि ये बच्चों की किताब है और बच्चों के स्तर से अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है। जैसे लूडो घर में खेलने वाला है, कहीं भी बैठ जाइए, लूडो छक्का आएगा, 5 आएगा, कहीं भी खेल सकते हैं। कैरम बोर्ड स्क्वायर में आता है, उसको लगा दीजिए, कहीं भी गोटी चलिए, खड़े खड़े खेल सकते हैं, बैठे बैठे खेल सकते हैं। लुक्का छुपी नहीं, बच्चा सब खेलता है, कोना कोना कौन कोना, इस टाइप से खेलता है, ये लुक्का छुपी खेल है। जो खो खो, यह भी एक खेल है जो घर में कहीं भी खेला जा सकता है। घर का मतलब आंगन में भी खेला जा सकता है। घर का मतलब ये नहीं जो बंद कमरे के अंदर खेला जाएगा, आंगन हो, घर की जो 4 दीवारी है उसके अंदर। और गुड्डा गुड़िया, ये तो बच्चा खेलने में एक्सपर्ट होता है गुड्डा गुड़िया का, जिसको गाँव घर में कनिया पुतरा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, घर से बाहर खेलने वाला खेल कौन है? नौका दौड़। और नौका दौड़ कहाँ होता है? केरल में। यह आपको NCERT में मिलेगा। इस बिहार सरकार के स्कूल में इसकी चर्चा नहीं है। NCERT नौका दौड़ कहाँ होता है, लेकिन NCERT की जो हम पुस्तक पढ़ाएंगे तो उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है जो नौका दौड़, जिसको वल्लम दौड़ भी कहा जाता है। क्या वल्लम का मतलब होता है? लकड़ी का नाव। केरल में वल्लम का मतलब क्या होता है? लकड़ी का नाव। यह बहुत छोटा होता है। और कबड्डी हुआ, गिल्ली डंडा, सुई धागा दौड़ और कुर्सी दौड़, ये सब घर से बाहर खेले जाने वाला खेल है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मार्शल आर्ट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। व्हाट इज़ मार्शल आर्ट? मार्शल आर्ट क्या है? देखिए, यह एक युद्ध कला है। मार्शल आर्ट क्या है? आपसे एग्जाम में पूछ देगा मार्शल आर्ट क्या है, तो यह एक खेल है, युद्ध कला है। इसको ध्यान रखना है। जैसे कौन कौन सा खेल मार्शल आर्ट में शामिल है? जैसे देखिए, सूमो जो जापान में खेले जाने वाला यह खेल है सूमो, यह मार्शल आर्ट का हिस्सा है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुश्ती, जो हरियाणा के लोग ज़्यादा खेलते हैं कुश्ती, उसको देखेंगे, यह भी मार्शल आर्ट का हिस्सा है। गतका को हम देखेंगे, जो सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ है गतका, यह भी मार्शल आर्ट का हिस्सा है। और जूडो भी एक खेल है। और उसके बाद कराटे, यह सब, ये जो सारे के सारे खेल हैं, इसको मार्शल आर्ट में शामिल किया जाता है, मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। और आगे का अध्ययन करते हैं। देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की चर्चा कक्षा 5 की पर्यावरण की पुस्तक में है। सिर्फ इतना ही। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है वो कौन है?
वर्धमान महावीर। और वर्धमान महावीर से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो हम लोग इतिहास की कक्षा में करने का काम करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं चटक्कर। देखिए बीजों का बिखरना एक अध्याय है, उसी में है जो चटक्कर कौन कौन बीज बिखर जाता है, चटक्कर। तो उस बीज में चर्चा है हरसिंगार की, और इसी हरसिंगार को गुल मेहंदी कहा जाता है। उसी का यह नाम है हरसिंगार का, गुल मेहंदी। यह क्या करता है, चटक्कर बिखरता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हवा के द्वारा, हवा में उड़ने वाले बीज। मतलब यहाँ पर बीज है, यह हवा में उड़कर दूसरे जगह कहीं चला गया और वहाँ पर वो क्या करेगा, बताइए, वहाँ पर वो क्या करेगा, निकल आएगा और एक नया पौधा। तो वह कौन सा बीज है, कपास के बीज। इसको एक बार और देख लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पे लाइट था इस पे, इसीलिए दिक्कत रहा होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। चटक्कर बिखरने वाले बीज हरसिंगार या गुल मेहंदी है। हरसिंगार को ही गुल मेहंदी कहा जाता है। हवा में उड़ने वाले जो बीज हैं वह कपास के बीज है। जो यहाँ पर है, हवा में उड़कर दूसरी जगह कहीं चले गए, थोड़ी दूरी पर चला गया और वहाँ पर वो पौधा निकल आया, तो वो कपास का बीज है। नेक्स्ट है पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज। बिखरने वाले कौन कौन से हैं, पानी में तैरकर, समझ है ना। तो पानी में तैरकर कौन कौन से बिखरने वाले फल के बीज हैं, तो वो बीज है, वो है कमल का। यह पानी में होता ही है कमल, और ये पानी के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह इसका बीज जो है पानी में प्रवाहित होकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। फिर है कुमुदनी, यह भी पानी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो पानी में कौन हुआ, कमल हुआ और कुमुदनी हुआ। नेक्स्ट है जानवरों की सवारी से, मतलब जानवर हमारे यहाँ आया और वह यहाँ का जो बीज है वो जानवर के शरीर पर के सहारे वह दूसरी जगह चला गया जहाँ जानवर गया, तो यह गोखरू का बीज है। कौन सा बीज है, गोखरू का बीज, जो जानवरों की सवारी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। नेक्स्ट है पक्षियों के द्वारा बिखराव। अब चिड़िया के द्वारा कौन कौन सा बीज है जो बिखराव होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो लसोरा के बीज है, पीपल का बीज है, बरगद है, अमरूद है। यह सब जो है पक्षियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो आइए एक बार फिर हम ऊपर से देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। चटक्कर बिखरने वाला बीज हरसिंगार या गुल मेहंदी। हवा में उड़ने वाला बीज कपास के बीज हैं। पानी में तैरकर बिखरने वाला बीज कौन है, कमल है, कुमुदनी है। जानवरों की सवारी से जो है कौन सा बीज बिखरता है, तो गोखरू का बीज, इसको ध्यान रखना है। पक्षियों द्वारा बिखराव से कौन सा बीज है, तो लसोरा का बीज, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में पीपल को और बरगद को भी देख लेना है। जब इतना को देख लेंगे तो अमरूद को क्यों छोड़िएगा, इसको भी देख लीजिएगा। और यह चटक्कर पटक्कर, ये जो बीज का एक जगह से दूसरे जगह जो जाना होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण के दृष्टि से। CTET में पूछा जाता है सवाल, NCERT की पुस्तक में भी इसकी थोड़ी बहुत चर्चा है, इसीलिए इसको गंभीरता से लें। नेक्स्ट, अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं और कक्षा 5वीं में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता, जो 5वीं सदी में कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। वह नालंदा जहाँ चीनी यात्री हुएनसांग भी आकर अध्ययन किया, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। इस नालंदा विश्वविद्यालय को आइए चलते हम विस्तार से देखते हैं। यह देखिए, संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है कौन, नालंदा। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। किसने किया था, गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। कुमारगुप्त को नहीं भूलना है, सपने में भी इसका नाम मत भूलिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से पूछेगा जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो कुमारगुप्त ने किया। कब किया, तो 5वीं शताब्दी में किया। यह विद्यालय क्या है, यह विद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय है।
जहाँ पर बच्चे रह करके पढ़ते थे। आपको यह भी पता होना चाहिए जो इस विश्वविद्यालय में कुल 10,000 छात्र थे। कितने हजार छात्र? 10,000 छात्र थे, मतलब 10,000 प्लस छात्र, 2,000 प्लस शिक्षक थे इस विश्वविद्यालय में। उस समय की बात है, 5वीं शताब्दी की बात है। उस विश्वविद्यालय में जो छात्र आते थे वह जापान से आते थे, चीन से आते थे, तिब्बत से आते थे, इंडोनेशिया से आते थे और तुर्की के भी छात्र यहाँ पर आकर अध्ययन किया है। तो कहाँ से? चीन से, जापान से, तिब्बत से, इंडोनेशिया से, तुर्की से और बहुत सारे देश है। वहाँ के छात्र जो है हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में आकर अध्ययन करते थे। और दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरे विश्व में जो है बिहार ही हमको लगता है काफ़ी पिछड़ा हुआ है एजुकेशन के मामला में। और जनगणना 2011 की जो रिपोर्ट है भारत सरकार की, उसमें भारत का जो एजुकेशन में सबसे पिछड़ा राज्य है वह बिहार है। तो साक्षरता की दर में बिहार सबसे निचले पायदान पर है भारत में। और भारत में पता है कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे चलते। इस नालंदा विश्वविद्यालय में कुल 10 मंदिर थे। कितने मंदिर? 10 मंदिर। हम इसको, यह तो पूछेगा नहीं लेकिन हम इसलिए लिख दिए, जो परीक्षा है कहाँ से किस तथ्य को स्टेटमेंट में डाल दे कहीं, तो ध्यान रहेगा, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में क्या होता था, प्रवेश द्वार पर जो गेट होता था नालंदा विश्वविद्यालय का मेन गेट, वहाँ पर 4 द्वार पंडित होते थे। कितने पंडित होते थे? 4 द्वार पंडित होते थे। यह 4 द्वार पंडित क्या करते थे? परीक्षा लिया जाता था, जो भी छात्र आता था, और जब वो परीक्षा में सफल हो जाते थे तब उसका नामांकन होता था, तब वो उसका दाखिला होता था, एडमिशन होता था, तब वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ सकते थे। तो ये 4 द्वार पंडित थे जो प्रवेश परीक्षा लेते थे। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुस्तकालय। अब नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय कैसी है इसके बारे में देखिए, जिसको लाइब्रेरी कहते हैं। तो देखिए यह धर्म जंग कहलाता था। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी, इसको क्या कहा जाता था? धर्म जंग। क्या कहा जाता था? धर्म जंग कहलाता था। ये कितनी मंजिलों का था? 9 मंजिलों की इमारत थी। कितनी मंजिलों की? 9 मंजिलों की। इसमें 3 पुस्तकालय था। कितना पुस्तकालय? 3 पुस्तकालय। और तीनों पुस्तकालय का नाम अलग अलग था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय है वह धर्म जंग कहलाता था, और नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है वह कुल 9 मंजिलों की थी। कितनी मंजिलों की? 9 मंजिलों की। और इसमें 3 पुस्तकालय थे। कितने पुस्तकालय थे? 3 पुस्तकालय, और तीनों का नाम अलग अलग है। उसको देखिए, एक का नाम था रत्नदधि। क्या नाम है? रत्नदधि। दूसरा का नाम है रत्नरंजक और रत्न सागर। तो क्या है? रत्नदधि, रत्नरंजक, रत्न सागर। इसको ध्यान में रखना है। एक बार और आते हैं ऊपर से, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताते हैं। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने किया। 10,000 प्लस छात्र यहाँ पढ़ते थे, 2,000 प्लस शिक्षक पढ़ते थे। छात्र जो है जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की से आते थे। चीनी एक यात्री थे हुएनसांग, जो नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया, यहाँ का यात्रा किया, यहाँ का अध्ययन किया। इसको ध्यान में रखना है। यहाँ कुल 10 मंदिर थे। यहाँ प्रवेश द्वार पर 4 पंडित होते थे जो प्रवेश परीक्षा लिया करते थे। यहाँ के पुस्तकालय को धर्म जंग कहलाता था और यह 9 मंजिलों का था। 3 पुस्तकालय था कुल। एक पुस्तकालय का नाम है रत्नदधि, दूसरा का रत्नरंजक और तीसरा का रत्न सागर। तो रत्नदधि, रत्नरंजक, रत्न सागर, रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्न सागर। इसको भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेहतर तरीके से, और एक स्क्रीनशॉट का भी PDF हम आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे। टेलीग्राम लिंक में जाइएगा और टेलीग्राम चैनल होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। अब हम लोग आगे का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग बिहार के प्रमुख स्थल। बिहार में कौन कौन से स्थल हैं जो प्रमुख हैं और महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे स्थल हैं।
तो आपके पर्यावरण की पुस्तक जो बिहार सरकार की है, SCERT की जो पुस्तक है, उसमें इसका उल्लेख है। तो इसका जब चर्चा हो गया इसका, तो आप लोग अपने से भी बिहार के कोने कोने में 38 ज़िले में जो भी जहां मौजूद है प्रमुख स्थल, उसको अपने से भी देखने का काम करें। और हम भी जिसकी चर्चा पाठ्य पुस्तक में है उसका उल्लेख हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा है। आपको पता ही है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में, इसकी स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना किया धर्मपाल। कौन किया? धर्मपाल। तो याद रखना है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी बताए हैं वो नालंदा बिहार में है, ये भी बिहार में है। भागलपुर भी बिहार में है। भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? जन्मस्थली वैशाली में है। इसको भी ध्यान में रखना है। डिटेल से महावीर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिखों के जो अंतिम गुरु थे या 10वें गुरु, वो कौन थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जो जन्म स्थान है वह पटना साहिब में है। 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था गुजरी देवी के गर्भ से। इसको ध्यान रखना है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो केसरिया मोतिहारी में है। कहाँ है? केसरिया मोतिहारी में। इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गोलघर। अब हम लोग देखेंगे गोलघर को। इस गोलघर का निर्माण क्यों किया गया? तो दोस्तों 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल। काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हुई भूखे रहने की वजह से। तो उस समय जो जॉन गास्टिन थे, उन्हीं की देख रेख में अनाज के भंडार के लिए, अन्न का भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया। 1770 में आपातकाल आया और जॉन गास्टिन के द्वारा जो है 1786 में गोलघर का निर्माण कहाँ किया गया? पटना में किया गया। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सूर्य देव का मंदिर। कहाँ है? तो औरंगाबाद बिहार में है। ये औरंगाबाद बिहार का एक ज़िला है और एक शहर भी औरंगाबाद बिहार में, वहीं सूर्य देव का मंदिर है। इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जल मंदिर। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी नालंदा में है, जो राजगीर के समीप है। राजगीर के बहुत नज़दीक है पावापुरी, वहीं पर है, नालंदा ज़िला के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। पावापुरी में भगवान महावीर की मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए यहाँ पर यह स्थल महत्वपूर्ण है और यहाँ जल मंदिर भी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तारामंडल। दोस्तों आपको पता है पहले हमारे बिहार में एक तारामंडल था, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि दरभंगा बिहार का दूसरा शहर बना जहाँ तारामंडल है, जो कादिराबाद में तारामंडल है। यह BPSC पूछ चुका है। जो तारामंडल हाल ही में जो है 68वीं का जो BPSC की परीक्षा आयोजित हुई, उसमें PT में यह सवाल पूछा, जो तारामंडल कहाँ बना? तो कादिराबाद दरभंगा में। इसको ध्यान रखना है। पटना में जो बना था वो 1989 में बना था, 1989 में। और दरभंगा में बना है हाल ही में 2022-23 में। अभी खोल दिया गया, 15 तारीख से शायद खुल जाएगा आम जनता के लिए। नेक्स्ट, और बिहार के जो सरकारी विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, जो बिहार के स्कूलों में पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए क्या किया गया है? उन लोगों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए बिहार सरकार जो है मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना की शुरुआत किया है। और मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत सारे विद्यार्थियों को बिहार के महत्वपूर्ण स्थल पर घुमाया जाता है। उसको महत्वपूर्ण स्थल पर जो है भ्रमण करने के लिए ले जाया जाता है शिक्षकों की देख रेख में। तो इसको देखें हम लोग अब इसको देखेंगे, मलेरिया को देखेंगे। पता ही है मलेरिया एक संक्रामक रोग है।
अगर हमको मलेरिया हो गया, ऊपर वाला न करे, ना हमको हो ना आपको हो, अगर मलेरिया हो गया तो हमको जो मलेरिया के एक रोगी को जो मच्छर काटेगा, वह मच्छर अगर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट लेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। और मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग मलेरिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मलेरिया। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। और इसका वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर जो है इसका वाहक है। प्राचीन काल में कुनैन की पत्तियों से इसका इलाज किया जाता था। जो प्राचीन काल था उस समय किससे इलाज किया जाता था? कुनैन की पत्तियों से। इसको ध्यान में रखना है। और मलेरिया की खोज कौन किया? जो मच्छर से मलेरिया फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है, इसकी खोज कौन किया? तो आप चौंक जाइएगा, इसकी खोज किया रोनाल्ड रॉस। उस आदमी का क्या नाम है? रोनाल्ड रॉस है, जिन्होंने मलेरिया की बीमारी की खोज की जो मच्छरों से फैलता है। 16 वर्ष तक कठिन परिश्रम किया। आज हम लोग क्या करते हैं, एक परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन रोनाल्ड रॉस की कहानी को देखिए। 16 वर्षों तक वो असफल होते रहे। मलेरिया बीमारी जो है कैसे फैलता है इसकी खोज करने के लिए 16 वर्षों तक उन्होंने मेहनत की और अंततः उन्हें सफलता मिली और उसको देखेंगे और कामयाबी हासिल हुआ रोनाल्ड रॉस को। अब देखिए रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अल्मोड़ा उत्तराखंड के रहने वाले थे। हमारा भारत का एक राज्य उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। उसी उत्तराखंड राज्य का एक जगह है अल्मोड़ा, वहीं पर इनका जन्म हुआ था रोनाल्ड रॉस साहब का। तो 16 वर्षों तक परिश्रम किया इन्होंने, तब जाके सफलता मिली। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने जब मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है इसकी जब खोज की, तो इस दौरान जो इनके सबसे बड़े दो सहयोगी थे, उसका नाम हम आपको बता रहे हैं। यह आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, यह बिहार सरकार की पुस्तक में ही यह मिल सकता है आपको। देखिए उस व्यक्ति का नाम था, एक कर्मचारी था जो काफ़ी सहयोग किया किसको? रोनाल्ड रॉस को। उसका क्या नाम था? अब्दुल। ये अब्दुल क्या था? एक कर्मचारी था, यह सहयोग किया। दूसरा जो मरीज़ था, जिस मरीज़ को मच्छरदानी के अंदर सुलाया जाता था और उसके अंदर मच्छर भर दिया जाता था और वह मच्छर उसको काटता था उस रोगी को, और उस रोगी का खून लेकर जांच की जाती थी। फिर उसके अंदर जो मच्छर होता था उसको पकड़कर जांच की जाती थी, उसके ब्लड का भी जांच की जाती थी। तो इतना प्रयास ये सब जो चलता रहा, ये लंबे अरसे तक चलता रहा। विभिन्न मच्छरों का विभिन्न तरीके से जो रिसर्च किया गया, और वह रोगी जो था जिसको मच्छरदानी के अंदर सुलाकर मच्छर कटवाया जाता था और उसका जो खोज किया, उस रोगी, वहाँ जो रोगी का रोल अदा किया उसका नाम था हुसैन खान। कौन था? हुसैन खान। तो याद रखिएगा, जो मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है उसकी खोज के लिए किस रोगी पर इस्तेमाल किया रोनाल्ड रॉस ने मच्छरों का प्रयोग किया? तो हुसैन खान पर किया। कौन सा सहयोगी था जो रोनाल्ड रॉस को मदद किया? तो वह अब्दुल था। इसको नहीं भूलना है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ तक मलेरिया से संबंधित तथ्य था। आगे बढ़ते हैं हम पारदर्शक। देखिए पारदर्शक किसको बोलते हैं? आर पार जिसको हम देख लेते हैं वही हुआ पारदर्शक। तो यहाँ पर दो है, एक कांच का आर पार हम देख सकते हैं और दूसरा प्लास्टिक का, ध्यान रखना है। तो कांच और प्लास्टिक को हम आर पार देख सकते हैं। यहाँ तक हमने अच्छे से देख लिया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में इसकी भी चर्चा है, रबी फसल की चर्चा है, खरीफ फसल की चर्चा है और जायद फसल की चर्चा है। ज़्यादा चर्चा नहीं है, बस फसल का नाम है और फसल किस मौसम में होता है, बस वही है। तो आइए हम उसी को देखते हैं। देखिए रबी फसल सर्दी के मौसम में, सर्दी का मौसम का मतलब क्या? नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है फसल। तो रबी फसल कौन कौन है? देखिए गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों, यह रबी फसल है। इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसल जो बरसात के मौसम में होता है। कब होता है? बरसात के मौसम। बरसात के मौसम का मतलब वर्षा के समय में होता है। अब कौन कौन सा फसल है खरीफ फसल? देखिए धान है, आपको पता ही है धान को पानी की ज़रूरत होती है। धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है,
और गन्ना है, सोयाबीन, यह सब खरीफ फसल है। फिर है जायद फसल जो गर्मी में के समय होता है, मई जून जुलाई में। तरबूज, ककड़ी, यह सब क्या है, जायद फसल। अभी तरबूज मिल रहा है, अभी का जो मौसम है ये जून का महीना है। और यहाँ आजकल देखते होइएगा तरबूज आपको मई में ही काफ़ी तरबूज बाज़ार में आ चुका था। तो गर्मी के मौसम में जो है ये जायद फसल उगाई जाती है। एक बार आइए और हम ऊपर से देखते हैं। रबी सर्दी के मौसम में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, यह रबी फसल का उदाहरण है, ध्यान में रखना है। खरीफ फसल का उदाहरण कौन है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जायद फसल जो गर्मी के समय उगाई जाती है और मुख्य रूप से तरबूज है और ककड़ी है, इसको ध्यान में रखना है। खीरा भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। फ्रूट वगैरह भी है। अब हम चलते हैं बिहार के महत्वपूर्ण जो है फल या सब्ज़ी और वहाँ स्थल कहाँ पाया जाता है या किस जिला में पाया जाता है मुख्य रूप से, उसको देखेंगे। हमको पता है हम लोगों को जो हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है। हाजीपुर का केला क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हाजीपुर वैशाली ज़िला में पड़ता है, इसीलिए केला के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है, वैशाली का हाजीपुर। मखाना अनुसंधान केंद्र भी है दरभंगा में। मखाना रिसर्च सेंटर है दरभंगा में, NH57 के उत्तर जाकर आप देख भी सकते हैं। तो दरभंगा और मधुबनी में क्या है, मखाना की खेती होती है। धान का उत्पादन सबसे अधिक बिहार में कहाँ होता है, तो रोहतास में। कहाँ, रोहतास जिला में। नेक्स्ट प्याज की खेती बिहार में कहाँ होती है, तो शेखपुरा और जमुई में मुख्य रूप से प्याज की खेती होती है, शेखपुरा और जमुई में। मक्का के बारे में आप लोग सुने हैं, मक्का कहाँ होता है, कटिहार। अरे याद रखने का एक ट्रिक भी है, मक्का में क होता है, क से कटिहार होता है। मक्का में क और क से कटिहार, याद रखने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अमृता नाम की एक लड़की है अमृता, जो राजस्थान के जोधपुर गांव की रहने वाली, खेजरली गांव की, राजस्थान के गांव है खेजरली, इस राजस्थान के खेजरली गांव की है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। तो वहाँ एक गांव है खेजरली, उस गांव की रहने वाली अमृता जो बिश्नोई समुदाय की है। किस समुदाय की है, बिश्नोई समुदाय की लड़की है। और बिश्नोई समुदाय जो होता है वह जीव जंतुओं का संरक्षण करता है। किसका संरक्षण, जीव जंतु का संरक्षण करता है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 29। तो इसको ध्यान में नहीं रखना है, जीव जंतुओं का संरक्षण रखना है। न जंतुओं का मारता है और न मारने देता है, समझ है ना, न जंतु को मारता है और न मारने देता है। यह है बिश्नोई लोग। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाई जाती है। उर्दू TET जो हुआ था 2013 में, उसमें यह सवाल पूछा गया था, जो विश्व विकलांग, और अक्सर पूछा जाता है टीचिंग लाइन से जो भी एग्ज़ाम है, विश्व विकलांग दिवस उसका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसीलिए है जो पाठ्यपुस्तक में इसकी चर्चा है। लोग नहीं समझते हैं, यह समझ लेते हैं कुछ लोग, जो दिवस पूछ दिया, दिवस, अब सारा दिवस का लिस्ट बना लिया और उसको रट्टा मार लिया और एग्ज़ाम में पूछा विश्व विकलांग दिवस। तो उतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। जो आपके पाठ्य पुस्तक में आप उसको पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए। और पाठ्य पुस्तक में ही एक चर्चा है लोहा मानना। लोहा मानना का मतलब क्या होता है, तो कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना। अगर कोई आदमी कठिन से कठिन काम कर पाता है तो उसको हम लोहा मानते हैं। क्या मानते हैं, लोहा मानते हैं। और बिहार में जो है एक काली रात आई थी। वो काली रात क्या थी, बिहारियों के लिए भयानक बाढ़ आया था। सभी लोग घरों में सोए हुए थे, अचानक आवाज़ आती है बाढ़ आया, बाढ़ आया, भागो भागो भागो। और उसमें जो है कई ज़िला के लगभग जो है हजारों लोगों का घर जो है विलीन हो गया पानी में, और लगभग दर्जनों सैकड़ों गांव पानी में विलीन हो गया। वह जो बाढ़ आई थी वो 18 अगस्त 2008 को जो सुपौल जिला कोसी परमंडल में मुख्य रूप से इस बाढ़ का प्रकोप देखा गया था। तो इसीलिए बहुत ही भयानक बाढ़ था, काफ़ी लोगों की जान माल की क्षति हुई। तो इस तरीके से हमने पर्यावरण भाग 3 कक्षा 5
के संपूर्ण SCERT पुस्तक का आज हम लोगों ने अध्ययन किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किन्हीं व्यक्तियों को, किन्हीं छात्र छात्राओं को कहीं समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें। हम आपका प्रश्नों का जवाब निश्चित रूप से हम देंगे।